सीटेट 2018 प्रथम प्रश्न पत्र में गणित में पूछे गए सभी क्वेश्चनों का हल। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस प्रकार नहीं होना चाहिए। पहला है गणितीय अवधारणाओं को समझना, गणितीय भाषा का विकास, गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता, तर्क कौशल का विकास। इसमें जो आपका आंसर होगा वो आंसर होगा गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता, मतलब 3। देखिए ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसका आकलन तर्क कौशल विकास, गणितीय अवधारणाओं को समझना तथा गणितीय भाषा का विकास पर निर्भर करता है, जबकि गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता पर निर्भर नहीं करता है। इस तरह से इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा 3rd, यानी गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि प्रारंभिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए। देखिए 32 क्वेश्चन में जो आपका पूछा है तो उसमें कौन सा आंसर होगा पहले ये देख लेते हैं। देखिए प्रारंभिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा के विकास में निर्देशों का अनुक्रम इस प्रकार होगा। पहला होगा अनुभव प्रदान करना, ये आपका पहला है, अनुभव प्रदान करना। दूसरा है भाषा के माध्यम से सीखना, दूसरा आपका भाषा के माध्यम से सीखना। तीसरा चित्र बनाना, और चौथा आपका होगा प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना, ये आपका चौथा ऑप्शन होगा। तो इस तरह से जो आपका आंसर होगा वो आंसर होगा आपका यहाँ पे बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि एक बच्चे ने नीचे दिखाए अनुसार दो संख्याएं घटाई है, 83 - 27 = 64। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के घटाव सीखने का बोध कराता है। पहला है बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत अवधारणाएं हैं, बच्चा नहीं जानता कि कैसे घटाना है, बच्चा 2 अंकों वाली संख्याओं के घटाव की प्रक्रिया जानता है, यह एक गलती है और इसे बार बार अभ्यास करके सुधार किया जा सकता है। तो इसमें से जो आपका आंसर होगा, देखिए बच्चे द्वारा की गई गलती प्रक्रिया क्या है, 83 - 23 = 64। इससे स्पष्ट होता है कि बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणाएं हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अधिगम और आकलन के चक्र के निम्नलिखित चरणों को क्रमबद्ध क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत करना, शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना और उनका संगठन, प्रगति रिपोर्ट का विकास, बच्चों के अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि की रिपोर्टिंग और उसका संचार। देखिए इसे हम किस क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। देखिए अधिगम और आकलन का व्यवस्थित क्रम निम्नांकित होता है। शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना और उनका संगठन, ये आपका पहला है। दूसरा है शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत करना, मतलब ये आपका दूसरा है। तीसरा है आपका प्रगति रिपोर्ट का विकास, और चौथा है बच्चों के अधिगम के प्रगति की प्रतिपुष्टि की रिपोर्टिंग करना। तो इस तरह से आपका जो आंसर होगा वो आंसर होगा आपका ए, मतलब दूसरा, पहला, तीसरा और चौथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता है। रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं, इसलिए इस अंकों का उपयोग गणना करना मुश्किल होता है। रोमन अंक, इसलिए ये आपका जो आंसर सही होगा वहाँ पे आपका पहला आंसर सही है। रोमन अंक को याद करना मुश्किल है, ये गलत अवधारणा है। रोमन अंकों का उपयोग करके संख्याओं को बनाना एक जटिल कार्य है, ये भी गलत है। अंग्रेजी वर्णमाला, बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला और रोमन अंकों में भ्रमित होते हैं, जी नहीं। आपका जो आंसर होगा वो पहला सही होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अपने छात्र के साथ ऐसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षक का सबसे उचित उद्देश्य क्या है? पहला है कि यह एक बहुत ही रोचक गतिविधि है जिसे आकार की अवधारणा को पुनः देखने के लिए खाली समय में किया जा सकता है। दूसरा है बच्चे अपने भाषा में वस्तुओं को समझाने का आनंद लेते हैं, जैसे कि वे डम्ब शराड्स खेलने का आनंद लेते हैं। तीसरा है यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है, जो आकारों के बारे में उनकी समझ को गहन बनाता है। यह एक उपयोगी गतिविधि है जो एक बच्चे को आकारों का परिचय कराती है। तो इस तरह से यहाँ पे कौन सा आंसर होगा? तो यहाँ पे आंसर होगा आपका तीसरा, कि यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है, जो आकारों के बारे में उनकी समझ को गहन बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है। गलत है। दूसरा है सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी है। ये भी रॉन्ग है। में स्पष्टता और बहुत कम स्तर की शुद्धता है। ये भी गलत होगा। और चौथा जो है आपका कि संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक गणित रणनीति रूप से कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही। आपका 37वां का आंसर होगा चौथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विशेष समूह को कैसे संभालना चाहिए? आपका 38 क्वेश्चन है। 38 क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। एक शिक्षक को गणित की कक्षा में बच्चों को के एक विषय में समूह को कैसे संभालना चाहिए? पहला है एक ही क्षमता वाले बच्चों को एक के साथ समूहित रखकर और उनकी क्षमता के अनुसार प्रश्न देकर। जी नहीं, ये आपका गलत है। दूसरा है एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ समूह में रखकर। जी नहीं, ये भी आपका गलत है। तीसरा क्वेश्चन चलते हैं। अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ सामूहिक रखकर ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें। जी हाँ, ये आपका राइट आंसर है। कम क्षमता वाले बच्चों के अनुसार कक्षा में प्रश्न हल करके और उच्च क्षमता वाले बच्चों को जटिल प्रश्न गृहकार्य के रूप में देकर। जी नहीं, ये गलत है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि गणना के लिए बच्चों को लघु विधियाँ बताई जाए। आप बताइए ये सही है या गलत? जी नहीं, ये आपका जो है कि गलत आंसर है। दूसरा है विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जानी चाहिए। जी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित की जानी चाहिए। जी हाँ, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष के अंत परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार किया जाना चाहिए। जी नहीं, ये गलत आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है? शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल किया जाए। ये आपका गलत है। बच्चे द्वारा कविता के रूप में गिनती वाचन। जी नहीं। बच्चे द्वारा सामपट्ट से नकल करना। जी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बच्चों का अन्वेषण में लगना। जी हाँ, ये आपका राइट आंसर है। आपका राइट आंसर है चौथा, बच्चों का अन्वेषण में लगना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है? तो चलिए 41वां का आप आंसर दीजिए। 41वां का एक ही संगतता नहीं, क्रमबद्धता नहीं, संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना। जी हाँ, ये आपका राइट आंसर है।
अब चौथा है समूह बनाना, जी नहीं, ये भी आपका गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बच्चे से यह पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है, उसकी लंबाई गुणे चौड़ाई उत्तर दिया। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं? आप 42वां का आंसर दीजिए। बच्चे को क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ये गलत है। बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। बच्चा सही कह रहा है कि क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई है, गलत। बच्चा क्षेत्रफल और परिमाप की अवधारणा के बीच उलझन में है, ये भी गलत है। आपका जो राइट आंसर है वो दूसरा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? 83 का आंसर दीजिए आप लोग। गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है, गलत। आमतौर पर लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं, ये भी अवधारणा गलत है। नेक्स्ट चलते हैं। हर कोई गणित सीख सकता है, हर कोई गणित सीख सकता है, जी हाँ, ये आपका सही आंसर है। गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है, ये आपका गलत है। तो इस तरह से आंसर ये आपका तीसरा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की है जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया है तथा और बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा जाता है। उपयुक्त परिस्थिति में शिक्षक ने प्रयोग किया है आगमन विधि, निगमन विधि, व्याख्यान विधि, प्रयोगशाला विधि। इसमें से कौन सा विधि सही है? ये आपका जो है कि आगमन विधि, जो आपका राइट आंसर है वो है आगमन विधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है? संकल्पना मानचित्र अंतर संबंधित अवधारणाओं और उन्हें जोड़ने वाले लिंक का संग्रह प्रस्तुत करता है, ये आपका गलत है। संकल्पना मानचित्र को शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए, जी हाँ, ये आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्वेश्चन हल करने के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि 2/3 + 4/5। आप इसे हल करके बताइए कि आपका आंसर क्या होगा। यहाँ पे जो आंसर दिया हुआ है ये 6/8, एक सही 6/15, एक सही 7/15 और 8/15 दिया हुआ है। इसे आप कैसे हल करेंगे, इसे हम देखते हैं। देखिए, इसे हल करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 जो आपके पास है 2/3 + 4/5, इसका हम मत लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 15। तो इस तरह से ये हो जाएगा 2 × 5 और + 3 × 4 × 3। तो इस तरह से जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 10 और 15, 25/15। नहीं, 10 और 12, इस तरह से ये आएगा 22/15। 22/15 को हम क्या लिख सकते हैं, एक सही 7/15। इस तरह से आपका जो आंसर होगा वो होगा एक सही 7/15, ये आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें आपका थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि यहाँ पे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जिससे कि आपको सही से ये चीज़ें मालूम पड़ जाएं। चलिए देखते हैं। दिए गए आकारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सभी समांतर चतुर्भुज हैं। देखिए, यहाँ पे जितने भी चतुर्भुज हैं वो सभी समांतर हैं, इसमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। ये आपका यहाँ पे राइट आंसर है क्योंकि यहाँ पे एक जो है समांतर चतुर्भुज नहीं, ये कहना गलत है। उसके अलावा इसमें दो समचतुर्भुज हैं, इसमें 2 आयत हैं। इसमें जो आपका आंसर होगा वो दूसरा होगा कि इसमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है? हमारे पास संख्या क्या है, हल करते हैं इसे। 11,1111, सबसे पहले 11,000, 1100,
और 11। इसे जब आप ऐड करोगे तो ये आपका आ जाएगा 1 1 1 1 1 2 और 1, मतलब 12,111। तो इसमें से जो आपका आंसर है वो आपका दूसरा आंसर है, 12,111। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिंदु ए और बी नीचे दिखाई गई नंबर रेखा पर संख्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। बिंदु ए और बी के बीच की दूरी हमको यहाँ पे बताना है। देखिए यहाँ पे जो दो बिंदु हैं उसका मतलब यह है कि यहाँ पे एक बिंदु का मतलब कि हमारा 2000 इकाई है। तो ए से बी के बीच में देखिए कितने बिंदु हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 और 6 11। तो इस तरह से हमारा जो ये आंसर होगा, मतलब हमारे पास 11 बिंदु हैं ए से बी के बीच में, और ये कितने इकाई हैं, ये हमारे 2000 इकाई हैं। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, 11 दूना 22,000, 22,000 इकाई हमारा जो है कि यहाँ पे आंसर आएगा। देखते हैं, ये देखिए 22,000 इकाई हमारा दिया हुआ है, इसलिए हमारा ये आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 सही 1/4 kg चीनी से 1/16 kg चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इसे कैसे हल करेंगे। 3 सही 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 तिहाई 12 1 13, 13/4। और देखिए हमारे पास कुल चीनी से 1/16 kg चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो देखिए इसमें अगर हम 1/16 का भाग दे दें तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमें आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, 13/4, और भाग को अगर हम उल्टा कर दें तो ये क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 16। तो 4 चौक 16, और 13 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 13 चौका 52। मतलब जो आपका आंसर है वो पहला सही है, कि जो है कि कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं, पूरे 52 पैकेट बनाए जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरीश ने 18:40 अपनी यात्रा शुरू की और 22:20 पे समाप्त कर दी। यात्रा पूरी करने में लिया गया समय, देखिए 18:40 पे उन्होंने शुरू किया था और 22:20 पे उन्होंने कंप्लीट कर लिया। तो कितना टाइम हो गया, देखिए यहाँ पे 40 मिनट है तो इसको घटाना है। तो 18:40 है और यहाँ 22:20 है। तो हमें घटाना किस तरह से है, हमें 22:20 में से 18:40 घटा देना है। अब देखिए यहाँ पे 20 मिनट है, 20 मिनट में से 40 मिनट घटेगा नहीं, तो हम यहाँ से 1 घंटे लेंगे। तो यहाँ से 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट, तो ये हो जाएगा 80 मिनट। तो 80 मिनट में से 40 मिनट घटाएंगे तो ये 40 मिनट आ जाएगा। अब यहाँ पे 21 घंटे बचे हुए हैं, 21 घंटे को 18 घंटे में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 घंटे, मतलब 3 घंटे 40 मिनट। इस तरह से आंसर आपका पहला सही है कि 3 घंटे 40 मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 200 ml और 300 ml माप वाले बर्तनों का उपयोग कर 2000 ml आयतन की एक बाल्टी भरनी है। 200 ml और 300 ml के बर्तनों द्वारा क्रमशः बाल्टी भरने के लिए बर्तन के निम्नलिखित संयोजन में से कौन सा सही नहीं है। चलिए यहाँ पे संयोजन देखते हैं। इसमें से आप देखिए सबसे ज़्यादा संयोजन है 6 और 3 का। तो 6 और 3 का एक बार देख लेते हैं। देखिए 6 का जो है कि 200 ml कितना हो गया, 1200, और 3 ml 3 जो है कि 300 ml का कितना हो गया आपका, 900। तो 1200 और 900 आपका हो गया 2100, जो कि आपके जो है कि 2000 ml से आयतन से ज़्यादा हैं। तो इस प्रकार जो है कि आपका जो है 6 और 3 क्या होगा, वो आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से 7.1 गुणे 3.85 बटे 9.09 का सबसे अच्छा अनुमान कौन सा है। आपको अनुमान यहाँ पे लगाना है। देखिए जब भी हम अनुमान यहाँ पे लगाएंगे तो देखिए अगर 7.1 है तो इसको हम लगभग 7 मान सकते हैं। 3.85 को हम लगभग 4 मान सकते हैं, और 9.09 को
हम लगभग जो है 9 मान सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो हमारा होगा वो होगा 7 × 4/9। ये आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, 7 × 4/9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि ग्रिड में एक छोटा वर्ग चार वर्ग इकाइयों का है तो ग्रिड में बनाए गए आयत का परिमाप आपको बताना है। अब देखिए इसमें जो है कि आपका 4 इकाई दिया हुआ है, ठीक है। ग्रिड में जो है कि ये कह रहा है कि एक यदि ग्रिड में छोटा वर्ग 4 वर्ग इकाइयों का है, तो जो ग्रिड में एक छोटा वर्ग है वो 4 इकाई का है, मतलब ग्रिड की जो एक भुजा है वो आपकी जो है लगभग 2 मीटर की दो की होगी, ठीक है। तो इस तरह से आयत का परिमाप क्या होगा, आयत का जो परिमाप होगा वो होगा लंबाई प्लस चौड़ाई और चौड़ाई। इस तरह से ये आयत का परिमाप निकल जाएगा। तो इस तरह से आपका जो आंसर निकलेगा वो 8 + 8 और प्लस 4 होगा। तो इस तरह से आपका जो आंसर आएगा वो 8 × 8 = 16 और 16 × 8 = 24, मतलब आपका जो आंसर होगा वो होगा 24। इस तरह से ये आपका आंसर सही है, 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बच्चे ने 5 विषयों में से प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए। बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों की माध्यिका क्या होगी। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए माध्यिका का मतलब क्या होता है कि कुल प्राप्त अंक बटे कुल विषयों की संख्या। देखिए बच्चे ने कुल कितने अंक प्राप्त किए, 75 × 5 मतलब 375। 375 अंक प्राप्त किए और कितने विषय में प्राप्त किए, 5 विषय में प्राप्त किए। इसको जब हम हल करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 75। इस तरह से हमारा आंसर 75 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि दिए गए ठोस को निम्न में से किसको मोड़कर बनाया जा सकता है। तो इसमें जो आपका आंसर है ये आंसर है आपका दूसरा। इसको जब आप मोड़ेंगे तो ये आपका इस तरह से बन के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि निम्नांकित पाई चार्ट में लाल भाग 40 है तो सफ़ेद भाग क्या होगा। देखिए यहाँ पे आपका जो लाल भाग है वो इस वृत्त का आधा भाग शो कर रहा है, मतलब अगर ये 40 है तो ये पूरा आपका कितना होगा, ये होगा 80, ठीक है। ये पूरा 80 होगा। तो इसमें से सफ़ेद भाग पूछ रहा है, तो सफ़ेद भाग तो हमारा 1/8 है, उसका जो है कि पूरे वृत्त जितना है उतना उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 8 दाम 80, मतलब जो आंसर हमारे पास आएगा वो आंसर आएगा 80। इस तरह से देखते हैं 10, हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 10, क्योंकि हम 80 में 8 का भाग दे देंगे तो हमें एक सफ़ेद का 1/8 भाग गुणे 80 हो जाएगा हमारा 10, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नांकित ठोस आकार का निरीक्षण कीजिए। निम्न में से कौन सा दिए गए ठोस का ऊपरी दृश्य होगा। देखिए जब आप इसे ऊपरी दृश्य को देखेंगे तो ये आपका इस तरह से शो होगा, ये पहला वाला इस तरह से आपका शो होगा, इसलिए ये आंसर पहला सही है। निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक है। 250 प्रत्येक पैकेट वाले 200 पैकेट और 250 प्रत्येक वस्तु के 20 दर्जन। पहला दूसरा दोनों बराबर हैं, गणना नहीं की जा सकती। देखिए दिए गए प्रथम विकल्प के अनुसार 250 प्रत्येक पैकेट वाले 200 पैकेट तथा दूसरे विकल्प के अनुसार 250 प्रत्येक वस्तु के 20 दर्जन। 1 दर्जन बराबर 12 पैकेट होता है और 20 दर्जन बराबर होगा आपका 240 पैकेट, मतलब कि दूसरे विकल्प की लागत अधिक नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो होगा दूसरा। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 का सम संख्यक पदों तक योग बताइए। सम संख्यक पदों का योग। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हम 1 में से 1 घटाएंगे, 0 आएगा, फिर वहाँ से 1 से 1 0, 1 से 1 0, इस तरह से ये सम संख्यक पदक हैं।
मतलब ये 2, 4, 8, 10 के पदों में होंगे। तो इस तरह से इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0। ये लास्ट में जाके आपका 0 ही होना है। तो इस तरह से 60 मैथ का क्वेश्चन आपका सॉल्व कर दिया गया है। अगर आपको वीडियो सही लगे, अच्छा लगे, तो आप इसे शेयर करना ना भूलिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ साथ आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसे जो है कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।